चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपना लिमिटेशन एक्ट फ्रॉम सेक्शन 1। ये देखिए सेक्शन 1 प्रारंभिकी, जैसा कि पहले ही हमें पता है कि पार्ट फर्स्ट जो है प्रारंभिकी या प्रिलिमिनरी, इसमें सिर्फ दो ही सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट इंग्लिश में होता है। और मोस्टली जितने भी एक्ट हम पढ़ते हैं अधिकतर सभी में सेक्शन 1 यही होती है, उसका संक्षिप्त नाम, उस अधिनियम का विस्तार कहाँ कहाँ है, उसका प्रारंभ कहाँ कहाँ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि संक्षिप्त नाम क्या होता है, मैं कल ही आपको बता चुकी हूँ कि जो एक्ट का नाम होता है, जिस नाम से हम एक्ट को जानते हैं वही उसका संक्षिप्त नाम होता है। जैसे इसको हम जानते हैं परिसीमा अधिनियम 1963, तो यही इसका संक्षिप्त नाम है, इसमें भी लिखा भी हुआ है यह अधिनियम परिसीमा अधिनियम 1963 कहा जाए सकेगा, मतलब ये इसका क्या है, शॉर्ट टाइटल है। फुल टाइटल क्या होगा, कल मैंने बताया था, फुल टाइटल क्या होगा, ये तो शॉर्ट टाइटल है, संक्षिप्त नाम है। पूर्ण नाम मैम क्या? जो एक्ट नंबर के साथ बोलेंगे, जैसे एक्ट हाँ, नंबर एक्ट 36 नंबर ऑफ 36 ऑफ 1963। 1963, देन इट इज फुल टाइटल। गुड, यस मैम। ओके। फिर इसमें सेकंड क्लॉज दिया हुआ है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। पहले यहाँ पर था इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर है, लेकिन अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 370 में अमेंडमेंट हो चुका है, जिसके जरिए अब जितने भी लॉज है वो जम्मू कश्मीर पे लागू हो चुके हैं। तो एक एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसके तहत बहुत सारे एक्ट्स पर अब जो जम्मू कश्मीर है उस पर बहुत सारे एक्ट्स लागू हो गए हैं। तो ये जो एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, इसकी अनुसूची 5 में, कहां पर, शेड्यूल 5 में पूरी लिस्ट दी है एक्ट्स की कि कौन कौन से जो अधिनियम है, कौन कौन से जो एक्ट्स हैं वो अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंगली अब लिमिटेशन पूरे भारत पर लागू है, जम्मू कश्मीर पर भी। तो अगर आप लोगों के पास पुराना बैर एक्ट है तो उसमें ये लाइन काट दीजिए, जम्मू कश्मीर के सिवाय, क्योंकि अब ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। तो क्या निकल कर आया सार कि अब इसका विस्तार, लिमिटेशन एक्ट का विस्तार संपूर्ण भारत पर है ना, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। वहीं पर एरो लगाकर लिख लीजिए कि ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट द्वारा ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। और अगर आपको और भी एक्ट्स के बारे में पता करना है कि कौन कौन से एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे लागू हो चुके हैं, तो आप लोग चाहो तो यूट्यूब जो मेरा चैनल है ना उस पर मैंने एक डाला हुआ है वीडियो इससे रिलेटेड, कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट करके डाला है, तो वो आप वहां से देख सकते हो। तो उसमें आपको और भी एक्ट्स पता चल जाएंगे कि कौन कौन से एक्ट्स जो हैं अब जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो लिमिटेशन एक्ट अब क्या है, जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बाय विच अमेंडमेंट, तो आपको ये टिक करना है, किस अमेंडमेंट से, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसके द्वारा ये ओमिट किया हुआ है, ठीक। कब, 2019 में। फिर इसमें लिखा हुआ है इन्फोर्समेंट डेट बताई गई है, तो इन्होंने क्या लिखा है कि यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी। इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तारीख को नियत करेगी, तो बैरेक्ट में नीचे ये डेट दी हुई होती है, आजकल जो नए बैरेक्ट आ गए हैं, तो किस तारीख को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी तारीख डिसाइड की एनफोर्समेंट की, मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी है, कौन सी ये तारीख, प्रवर्तन की तारीख कौन सी है, इनेक्टमेंट, डेट ऑफ इनेक्टमेंट, जल्दी बताओ, जल्दी आंसर दो। इन्फोर्समेंट की डेट कौन सी, 5 अक्टूबर। नहीं नहीं, इन्फोर्समेंट की, सॉरी, प्रवर्तन पूछा है ना, लागू होने वाली डेट, 1 जनवरी 1 जनवरी 1964 है ना, 64। हाँ 1 जनवरी 1964। हाँ। जो सेक्शन फर्स्ट होती है उसमें हमेशा डेट ऑफ इन्फोर्समेंट दी होती है, देखिए लिखा भी है, इट शैल कम इनटू फोर्स, ये प्रवर्तन में उस तारीख से माना जाएगा जिस तारीख को केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा जारी करेगी। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गेट शैल अपॉइंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी डेट अपॉइंट करी है, 1 जनवरी 1964। तो यदि ऑप्शंस में डेट पूछेंगे तो आपको ये डेट लगानी है, ठीक है, 1 जनवरी 1964। तो ये हो गई हमारी सेक्शन 1 कंप्लीट। तो सेक्शन 1 एग्जाम, अभी जो रिसेंट हमारे एग्जाम्स हैं, किसी भी स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हैं, तो अभी हर एक्ट की सेक्शन 1 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जैसे सपोज करिए एमपी सिविल जज में 12 सब्जेक्ट हैं टोटल,
तो अब उन 12 सब्जेक्ट्स में से वो किसी भी एक का, ये तो क्वेश्चन बनाकर पूछने ही वाले हैं इस बार कि जम्मू कश्मीर पर अब ये लागू है या नहीं है। तो इसलिए हमें याद रखना है बहुत ध्यान से कि कौन कौन से एक्ट्स अब जम्मू कश्मीर पे लागू हैं। ठीक है, तो सीपीसी हम पढ़ ही चुके हैं। अंशिका बताओ सीपीसी लागू है या नहीं है अब जम्मू कश्मीर पर? अंशिका बताओ। मैम है। आईपीसी भी पढ़ चुके हैं, आईपीसी है या नहीं है? मैम है। एंड है देन मैम। लिमिटेशन, तो लिमिटेशन भी है। ठीक है, तो सीपीसी भी लागू हो गई है, आईपीसी भी लागू हो गई है और लिमिटेशन भी अब जम्मू कश्मीर पर लागू है। नेक्स्ट, डेफिनेशन क्लॉज। अगेन डेफिनेशन क्लॉज पढ़ाने से पहले मैं ये आप लोगों से जानना चाहूंगी कि कुछ एक्ट्स में हम डेफिनेशन क्लॉज पढ़ते हैं और कुछ एक्ट्स में हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डेफिनेशन क्लॉज की जगह इंटरप्रिटेशन क्लॉज में कुछ वर्ड्स को रखा गया और उनका मीनिंग बताया गया है, और यहाँ डेफिनेशन क्लॉज में कुछ वर्ड्स को मीनिंग डिफाइन किया गया है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन क्लॉज एंड इंटरप्रिटेशन क्लॉज? दोनों में अंतर क्या है? निर्वचन खंड और हिंदी में क्या बोलते हैं, परिभाषा, क्या अंतर है दोनों में? अगर किसी ने भी यूट्यूब के भी वीडियो देखे मेरे तो बहुत इजीली बता देंगे। बता सकता है कोई? अंशिका? मैम मुझे तो समझ ही नहीं आया क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ कि सेकंड सेक्शन क्या है? डेफिनेशन, डेफिनेशन, हाँ है ना? जी। तो इसमें सेक्शन सेकंड जो है वो डेफिनेशन है, मतलब इसमें कुछ शब्दों को परिभाषित किया गया है। परिभाषा का मतलब होता है उनका मतलब बताया गया है, मीनिंग बताया गया है। क्लियर? कुछ हाँ जी। एक्ट होते हैं जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, तो कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिनमें शब्दों को जो परिभाषित किया जाता है ना, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे टू लिखा हुआ है डेफिनेशन क्लॉज, तो डेफिनेशन हाँ की जगह लिखा रहता है इंटरप्रिटेशन। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 3 में कुछ वर्ड्स को डिफाइंड किया गया, जैसे इस वाली सेक्शन में किया है, वहां सेक्शन 3 में, तो वहां पे क्या लिखा है? इंटरप्रिटेशन लिखा है। क्या लिखा हुआ है वहां? इंटरप्रिटेशन, डेफिनेशन की जगह। निर्वचन खंड, तो ये डेफिनेशन और मतलब इंटरप्रिटेशन, ऐसा क्यों है? डेफिनेशन ही क्लॉज में क्यों नहीं डालते? वहां पे भी वर्ड्स बताए गए होते हैं, उनको भी डिफाइन किया गया होता है, मतलब ही बताया गया होता है। विष्णु जी आप बता पाएंगे दोनों में अंतर क्या है? जो भी आपको पता हो। मैडम मुझे पता है तब। हेलो हाँ बताइए। मैडम, जो वर्ड डिफाइन नहीं किए गए हैं ना, उसी को इंटरप्रिटेशन क्लोज में डालते हैं। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हम्म जो कोई एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है उसी हम्म को इंटरप्रिटेशन क्लोज में रखते हैं। मतलब अगर इंटरप्रेट डिफाइन करके नहीं, उसका हाँ मीनिंग निकाला गया है। हाँ, अगर डिफाइन नहीं होता तो उसको डायरेक्ट में रखते ही नहीं। डायरेक्ट में रखा है मतलब उसको एक टाइप से मीनिंग ही तो दिया है, बस सिर्फ उसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज में डाला है। देखिए, अगर आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आप इसको कैसे जवाब देंगे? आप इसको इस तरीके से जवाब देंगे। एक्चुअली आप पहुंच तो बहुत नियर गए, मीन्स आप शायद से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता है। देखिए, डेफिनेशन क्लॉज, डेफिनेशन का मतलब होता है अपने आप में परिभाषा, परिभाषित करना। डेफिनेशन वर्ड बना है डेफिनेट मीनिंग, डेफिनेशन मीन्स डेफिनेट मीनिंग, ऐसा वर्ड जिसको एक परिभाषा दे दी गई है और वो परिभाषा बिल्कुल डेफिनेट है, बिल्कुल निश्चित है। जो चीज बता दी गई है वो वही होगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इसमें इन्होंने कहा एप्लीकेंट, एक क्लॉज में क्या लिखा है? एप्लीकेंट। तो इन्होंने एप्लीकेंट को कैसे डिफाइन किया है? इन्होंने कहा है डेफिनेशन इंक्लूड्स अ पिटीशन, अ पिटिशनर plus any person from or through whom an applicant derives his right to apply, or any person who states is represented by the applicant as executor, administrator or other representative। मतलब इन्होंने ये 3 कैटेगरी में जिनको डिवाइड कर दिया है वो ही एप्लीकेंट है, वो ही आवेदक है। तो अब ये जो डेफिनेशन है ये कैसी है? डेफिनेट है।
इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। न्यायालय भी इस डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं कर सकता। वो होता है डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज मीन्स जिसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, डिफाइनाइट मीनिंग है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज, इंटरप्रिटेशन क्लॉज या निर्वचन खंड का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिनमें कोर्ट को कुछ एम्पावरमेंट है। कोर्ट जो है, कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने अकॉर्डिंग भी उसको इलेबोरेट कर सकता है, इंटरप्रिटेट कर सकता है। यदि कोई वर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में रजिस्टर्ड को डिफाइन किया गया है, नोटिस को डिफाइन किया गया है, मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है, तो उसमें जो परिभाषा दी है या उसमें जो मीनिंग दिया है, तो उसमें कोर्ट अपनी साइड से भी उसको और इलेबोरेट कर सकता है, कोई चीज घटा सकता है, कोई चीज बढ़ा सकता है, वो उसको इंटरप्रिटेट कर सकता है, निर्वचन कर सकता है। लेकिन अगर डेफिनेशन क्लॉज में कोई चीज डिफाइंड कर दी, उन्होंने कहा एप्लीकेशन इंक्लूड्स पिटीशन, इसमें क्या कहा है कि आवेदन के अंतर्गत पिटीशन आती है, तो मतलब आती है। अब कोर्ट ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई पिटीशन तो अलग चीज होती है, आवेदन तो अलग चीज होती है, कोर्ट ऐसा नहीं कह सकता। तो डेफिनेशन क्लॉज जिस मीन्स जो चीज डेफिनेट मीनिंग के साथ है वो डेफिनेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज मीन्स उसमें कोर्ट को, जजेस को इंटरप्रेट करने का पावर होता है। बस इतना सा अंतर है। क्लियर? डेफिनेशन क्लॉज और इंटरप्रिटेशन क्लॉज में आप कभी भी आंसर पूछे तो दो लाइन में आप सिर्फ एक ही आंसर देंगे कि डेफिनेशन क्लॉज मीन्स इन विच द वर्ड्स हैव डिफाइनाइट मीनिंग, जिसमें जो वर्ड्स है उनको डेफिनेट मीनिंग दिया गया है, कोर्ट के पास पावर नहीं कि उसको इंटरप्रिटेट कर सके। बट इंटरप्रिटेशन क्लॉज में यदि किसी वर्ड को डिफाइन किया गया है, अगर किसी वर्ड को उसमें मीनिंग दिया गया है, तो उसमें कोर्ट के पास पावर है कि वो इंटरप्रिटेट कर सकता है। क्लियर? बस यस मैडम। इतना सा अंतर है। चलिए अब देखते हैं। इसमें सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास एप्लीकेंट। तो पहले तो टोटल इसमें डेफिनेशन कितनी है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल कितनी डेफिनेशन है? 14 डेफिनेशन है। दिमाग में हमेशा सेटअप होना चाहिए, इसमें टोटल कितनी डेफिनेशन है भाई? 14 डेफिनेशन है। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन और 14 डेफिनेशन है, और क्लॉजेस भी कहां से कहां तक? ए टू एन, ए से लेके एन तक का क्लॉज है। तो एक दिमाग में सेट हो गया कि हाँ भाई एन के बाद तो कोई नंबर नहीं है इसमें। ठीक है, तो एप्लीकेंट, सबसे पहले ए में एप्लीकेंट को डिफाइन किया गया है, देन बी में एप्लीकेशन को डिफाइन किया गया है, देन सी में बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन किया गया है, डी में बॉन्ड को डिफाइन किया गया है, ई में डिफेंडेंट, एफ में ईजमेंट, जी में फॉरेन कंट्री, एच में गुड फेथ, आई में प्लेंटिफ, जे में पीरियड ऑफ लिमिटेशन, के में प्रोमिसरी नोट, एल में सूट, एम में टॉर्ट, एन में ट्रस्टी। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले क्या बताया गया है? एप्लीकेशन, आवेदक, सॉरी एप्लीकेंट, आवेदक। सबसे पहले आवेदक बता दिया, आवेदक के बाद आवेदन बताया है ना। बी में क्या बता दिया? आवेदन, कि पहले बताया आवेदक कौन होगा, फिर बताया आवेदन में क्या क्या आएगा, है ना, एप्लीकेशन बता दी। फिर सी से क्या बता दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विनिमय पत्र। सी में क्या बता दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र। डी में बॉन्ड, हिंदी में क्या बोलते हैं? बंध पत्र, बॉन्ड बंध पत्र। ई में डिफेंडेंट, प्रतिवादी। एफ में ईजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एफ, इसको बिल्कुल याद रख लो। ईजमेंट कहाँ डिफाइंड है? 2F में। लिमिटेशन में ईजमेंट कहाँ डिफाइंड है? 2F। ईजमेंट सुखाचार, हिंदी में क्या बोलते हैं? सुखाचार। सुखाचार कहाँ है? 2F, या हिंदी में कहेंगे तो 2 चा। उसके बाद फॉरेन कंट्री, जी में फॉरेन कंट्री, एच में गुड फेथ। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते, कभी भूल जाए तो, कि जी वाले पॉइंट में गुड फेथ नहीं दिया है, जी फॉर गुड फेथ होना चाहिए था, लेकिन बाद में गुड फेथ दिया है। और ऊपर क्या दिया है? फॉरेन कंट्री। तो जी में फॉरेन कंट्री है, लेकिन उसके बाद एच में गुड फेथ है। आई में प्लेंटिफ, अब प्लेंटिफ को डिफेंडेंट के साथ याद रखना है कि डिफेंडेंट कहाँ है? ई में, और आई में प्लेंटिफ। ई और आई मतलब दोनों कौन सी है? छोटी ई बड़ी ई। हिंदी में देखे तो ऐसे ही हो रहा है ना, अगर अपन एक मतलब ट्रिक्स है ये याद रखने की कि भाई ई और आई, तो बड़ी ई में पहले डिफेंडेंट बताया, फिर छोटी ई में क्या बता दिया? प्लेंटिफ। तो ई एंड आई, डिफेंडेंट प्लेंटिफ। देन उसके बाद जे में क्या बताया? पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड प्रिस्क्राइब पीरियड। ध्यान रखना जे जो क्लॉज है उसमें दो चीजें बताई हैं,
एक तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन बताया है, परिसीमा काल प्लस विहित काल बताया है कि प्रिस्क्राइब्ड पीरियड भी क्या होगा, विहित काल। के में प्रोमिसरी नोट, एल में सूट, एम में टॉट, एन में ट्रस्टी। सूट टॉट ट्रस्टी, सूट टॉट ट्रस्टी, एल एम एन। ठीक, चलिए अब देखते हैं एप्लीकेंट, आवेदक कौन होगा। तो इन्होंने कहा है एप्लीकेंट इंक्लूड्स अ पिटिशनर, अर्जीदार, जो भी व्यक्ति अर्जी लगाता है, जो अर्जीदार होता है वो एप्लीकेंट होता है, क्योंकि एप्लीकेशन इज अ डिफरेंट थिंग, पिटिशन इज अ डिफरेंट थिंग, है दोनों एक ही चीज। मतलब हम कुछ ना कुछ चीज अप्लाई ही कर रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन के माध्यम से और पिटिशन के माध्यम से, याचिका बोलते हैं जिसको हिंदी में, पिटिशन को और क्या बोलते हैं, याचिका, है ना। तो पिटिशन अर्जीदार कौन कहलाएगा, एप्लीकेंट कहलाएगा। लिमिटेशन के लिए अर्जीदार भी या याचिकाकर्ता भी कौन है, एप्लीकेंट है, आवेदक है। प्लस एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom an applicant derives his right to apply। अब ऐसा कोई व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से आवेदक आवेदन करने का अपना अधिकार व्युत्पन्न करता है। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिससे क्या हो रहा है, आवेदक आवेदन करने का अपना अधिकार व्युत्पन्न करता है। मतलब कोई थर्ड पर्सन जिसके जरिए वो एप्लीकेशन फाइल करने का अधिकार उसके पास अर्जित हो रहा है, और थ्रू whom an applicant derives his right to apply। वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से आवेदक आवेदन करने का अपना अधिकार व्युत्पन्न करता है। मतलब मैं हूं, मुझे एप्लीकेशन फाइल करनी है, लेकिन मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन फाइल ना करके क्या कर रही हूँ, किसी के माध्यम से, है ना, किसी के माध्यम से क्या करवा रही हूँ, एप्लीकेशन फाइल करवा रही हूँ। तो मेरा राइट तो क्रिएट हो गया, ठीक है। फिर देन एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एप्लीकेंट। मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। हमने स्टेट रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन कौन होता है, कहाँ पढ़ा था डेफिनेशन लीगल रिप्रेजेंटेटिव की अंशिका, सीपीसी में? किसी और को याद है सीपीसी में लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन, विधिक प्रतिनिधि? मैम सेक्शन 50 डेफिनेशन क्लॉज में बताओ, सेक्शन नहीं, डेफिनेशन क्लॉज में 211 211 यस मैम। अच्छा मैम 250 ओके मैम। 250 में भी दी, सॉरी 250 सेक्शन 50 में भी दिया डिफाइन था सेक्शन ना। 50 में डेफिनेशन नहीं है, सेक्शन 50 में लाइबिलिटी है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का दायित्व कितना होगा, कितनी अच्छा, प्रॉपर्टी देने के लिए वो लायबल होगा, उतनी जितनी उसके हाथ में आई है डिजीज्ड पर्सन की। याद आया? यस मैम। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कितनी प्रॉपर्टी के लिए लायबल होगा, तो उतनी प्रॉपर्टी के लिए लायबल होता है जितनी प्रॉपर्टी उसके हाथ में आई है मृत व्यक्ति की, है ना। तो हाँ, उसके जो हिसाब मतलब से जो जिसकी डेथ हो जाती है बताइए, उसकी लेकिन जितनी डेफिनेशन उसकी कहाँ बताई है, 211 में। 211 211 में जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज अ पर्सन हु रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन। तो यहाँ पे भी क्या लाइन यूज है, एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड, वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व, है ना, जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व। तो कहीं पे भी ये वर्ड मिल जाए, संपदा का प्रतिनिधित्व, मतलब वो कौन है, रिप्रेजेंटेटिव है ना। तो जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व आवेदक द्वारा, अब जो एप्लीकेंट है, मतलब जो व्यक्ति एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, वो कैसा व्यक्ति है, वो किसी की संपदा का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है। किस किस फॉर्म में, या तो एग्जीक्यूटर के तौर पे, या तो प्रशासक के तौर पे, या प्रतिनिधि के तौर पे। तो एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी स्टेट की मतलब किसी के, जब डिजीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी का रिप्रेजेंटेशन कोई पर्सन करता है, जो मरा हुआ व्यक्ति है, तो मरने के बाद जो प्रॉपर्टी किसी पर्सन को पास होती है ना, जैसे कोई व्यक्ति ए है, वो मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी बी के पास गई, तो वो कौन कहलाता है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, विधिक प्रतिनिधि। वो उसकी प्रॉपर्टी के साथ, प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, स्टेट, यहाँ जो वर्ड है ना यूज, ESTAT, स्टेट, इसका मतलब है प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है जब कोई मरे हुए व्यक्ति की
प्रॉपर्टी को, तो वो कहलाता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो एक तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है प्रॉपर्टी का। दूसरा एग्जीक्यूटर के तौर पे होता है। आप सपोज करिए कि डिक्री का एग्जीक्यूशन होना है, और डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए यदि किसी पर्सन को, है ना, क्या यदि किसी पर्सन को रिसीवर अपॉइंट कर दिया गया है, तो वो रिसीवर भी कहलाएगा, तो वो भी करता है रिप्रेजेंट, है ना। एग्जीक्यूटर भी हो सकता है। और एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब किसी संपत्ति का एडमिनिस्ट्रेशन किसी व्यक्ति को सौंपा गया है, पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए भी सौंपा जा सकता है, या मरने के बाद जब कोई व्यक्ति किसी के पास आ जाती है तो एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाता है, तो उसको भी एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति किसी संपदा का प्रतिनिधित्व कर रहा है तीन हैसियत में, निष्पादक की हैसियत में, प्रशासक की हैसियत में, या प्रतिनिधि के तौर पर, तो वो कौन है? एप्लीकेंट ही कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन में कोई डाउट है? तीन लोग हैं जिनको हमने क्या माना है? एप्लीकेंट, आवेदक। पहला कौन? पिटिशनर, अर्जीदार। दूसरा कौन? ऐसा पर्सन जिससे या जिसके माध्यम से जो एप्लीकेंट है वो क्या कर रहा है? आवेदक आवेदन करने का अधिकार व्युत्पन्न करता है। व्युत्पन्न मतलब अराइज हो रहा है, उसको मिल रहा है वो अधिकार। एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom एन एप्लीकेंट derives his right to apply, एप्लीकेशन फाइल करने का राइट उसके पास आ रहा है ना, ऐसा पर्सन। फिर मतलब ये वाला जो पॉइंट है सेकंड वाला, ये क्लियर है या नहीं है सबको? ये बताइए पहले। यस मैम। है ना। यस मतलब मैम। उस पर्सन को आवेदक माना जा रहा है जिसके बिहाफ में एप्लीकेशन तो कोई और पर्सन फाइल कर रहा है, लेकिन जिसके बिहाफ में कर रहा है ना, वो पर्सन एप्लीकेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं जैसे, तो मेरा कोई यदि केस लगा है और मुझे कोई एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करनी है, तो मैं एप्लीकेंट हूं। अब मेरे बिहाफ में एप्लीकेशन फाइल करने का राइट किसको है? मेरे वकील को है। एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom, मतलब मुझसे या मेरे माध्यम से एप्लीकेशन फाइल करने का राइट किसको मिल गया? मेरे वकील को। तो वकील आवेदक नहीं है, आवेदक तो मैं ही हूं। तो ये लाइन यहाँ पर इसका यही मतलब है। अब क्लियर हुआ? एनी पर्सन कौन हो गई? मैं, मुझसे, है ना। एनी यस पर्सन मैम। फ्रॉम, तो एनी पर्सन फ्रॉम मीन्स मुझसे। सपोज करिए आप लोगों में से कोई भी एक वकील है, अपने आप को वकील मान लीजिए, तो आपको, मैं कौन हूं? आपकी क्लाइंट हूं, और एप्लीकेशन मेरे बिहाफ में आपको फाइल करना है, तो आपको मेरे माध्यम से आवेदक आवेदन करने का अधिकार व्युत्पन्न करता है। तो मेरे माध्यम से आप क्या कर रहे हैं? आप फाइल कर रहे हैं एप्लीकेशन, आपको राइट हो गया ड्राइव एप्लीकेशन। तो मैं जो हूँ एक्चुअली में मैं एप्लीकेंट हूँ, आपको तो सिर्फ अधिकार मिला है एप्लीकेशन फाइल करने का। क्लियर है? अब उसके बाद थर्ड वाला बताई दिया, अच्छे से क्लियर कर दिया है ना। कोई भी पर्सन जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी स्टेट को तीन हैसियत में, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव, तो वो क्या होता है? एप्लीकेंट ही होता है। ठीक, ये हो गई हमारी एप्लीकेशन की परिभाषा, एप्लीकेंट की परिभाषा। नाउ बी, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या है? सिंपल इन्होंने कहा है, एप्लीकेशन इंक्लूड्स पेटिशन। आवेदक के अंतर्गत अर्जी आती है। नॉर्मली तो आवेदन बहुत सारे होते हैं, सीपीसी में हमने हर चीज के लिए आवेदन पढ़ा है, हर छोटी बड़ी चीज के लिए आवेदन लगता है। मतलब आपको कुछ भी कराना है, एप्लीकेशन फाइल करना है, अप्लाई 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 वर्ड आता रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने पेटिशन, याचिका को भी किसके अंदर डाल दिया? अर्जी को भी किसके अंदर डाल दिया है? एप्लीकेशन के। अब यहाँ पे वर्ड है इंक्लूड। इंक्लूड मतलब ये समाहित कर रहे हैं। एक्चुअली में होता नहीं है, पिटीशन एप्लीकेशन होती नहीं है, लेकिन इन्होंने इंक्लूड कर दिया फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। लिमिटेशन एक्ट के लिए एप्लीकेशन के अंदर क्या माना जाएगा? पिटीशन। सिंपल। नेक्स्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज। अगेन आप एक चीज यहाँ पर दिमाग में बिठा के चलिए, यहाँ पे हर डेफिनेशन में इंक्लूड वर्ड यूज है। मतलब इंक्लूड वर्ड जहां आ जाता है, इसका मतलब होता है कि सिर्फ इस एक्ट के पर्पज से हम इनको इस वर्ड के अंदर डिफाइंड मान रहे हैं, है ना। एक्चुअली में नॉर्मली ये है नहीं, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटेशन एक्ट हम इनको यही मान रहे हैं। अब देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड, अगेन इंक्लूड आ गया, इंक्लूड अ हुंडी एंड अ चेक। विनिमय पत्र के अंतर्गत हुंडी और चेक आते हैं। इन्होंने लिख लिया ना,
इस एक्ट के पर्पस के लिए, लिमिटेशन एक्ट के पर्पस के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ये लोग क्या क्या चीजें मान रहे हैं, 2, हुंडी और चेक। और जब हम एनआई एक्ट पढ़ेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जब हम पढ़ेंगे, एनआई एक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, नाम क्या है, दिमाग से निकल गया एकदम। याद है किसी को, सूर्यमणि जी, एनआई एक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जाने क्या बोल रहे हैं? अरे मेरे दिमाग से निकल गया एकदम। किसी और को पता है? विष्णु जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? परक्राम में लिखित अधिनियम, बड़ी देर में याद आया, परक्राम में लिखित अधिनियम बोलते हैं, ठीक है। तो जो एनआई एक्ट है, तो एनआई एक्ट की सेक्शन 5 में भी बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइंड किया गया है वहां पर, लेकिन वहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज में हुंडी नहीं आती। तो आप लोग यहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि हमको एनआई एक्ट भी पढ़ना है एमपी सिविल जज के लिए, तो वहीं पर लिख लीजिए, अंडर सेक्शन ऑफ एनआई एक्ट हुंडी इज नॉट इंक्लूडेड इन बिल ऑफ एक्सचेंज। परक्राम में लिखित अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विनिमय पत्र के अंतर्गत हुंडी नहीं समाहित है, हुंडी नहीं आती, ये सिर्फ लिमिटेशन एक्ट में है, ठीक है। तो लिमिटेशन एक्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत क्या क्या है, हुंडी एंड चेक, बस याद रखना है, ठीक। देन बॉन्ड, डी में क्या है, बॉन्ड, इसको कैसे याद रख सकते हैं, बोलने में लास्ट में डा आ रहा है ना, बॉन्ड, तो डी से बॉन्ड ऐसे याद रख लो, बॉन्ड लास्ट में डा है तो डी में डा है, बॉन्ड, ठीक। बंध पत्र, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बंध पत्र, तो बॉन्ड की हिंदी कर ली वहीं की बंध पत्र, तो बंध पत्र कहाँ है, डी में घा में। अब देखिए क्या है इसमें, बॉन्ड इंक्लूड्स एनी instrument whereby a person obliges himself to pay money to another on condition that the obligation shall be void if a specified act is performed or is not performed as the case may be। बंध पत्र के अंतर्गत ऐसी कोई लिखत आती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य को धन देने के लिए अपने को इस शर्त पर बाध्यता के अधीन कर लेता है कि यदि कोई विनिर्दिष्ट कार्य किया जाए या ना किया जाए, जैसी भी स्थिति हो, तो वह यह बाध्यता शून्य हो जाएगी। तो नॉर्मल लैंग्वेज में पहले अगर आप बॉन्ड समझ लें तो आपको ये डेफिनेशन इजी लगेगी। आपने सुना होगा बॉन्ड भरवाते हैं जब हम किसी जॉब, प्राइवेट जॉब्स में अधिकतर आपने सुना होगा, जब कोई प्राइवेट जॉब करने जाते हैं तो कंपनी बॉन्ड भरवाती है 3 साल का। वो क्या कहती है कि हम आपसे 3 साल का बॉन्ड भरवा रहे हैं, मतलब वो आपसे एक टाइप का एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट कर लेते हैं 3 साल का, कि यदि आपने 3 साल के पहले हमारी कंपनी को छोड़ा तो ये जो बॉन्ड के आपसे, बॉन्ड के नाम पर आपसे कुछ पैसे भरवाए हैं, ये पैसे आपके क्या हो जाएंगे, कंपनी के हो जाएंगे। तो ये उन्होंने कंडीशन लगा दी कि आपको, उन्होंने एक कंडीशन के अंदर रख दिया कि आपको हमारी कंपनी में कम से कम 3 साल तक काम करना पड़ेगा, आप 3 साल के पहले नहीं छोड़ सकते हैं, आपने बॉन्ड भरा है। यदि आपने, तो आपने उस बॉन्ड भरकर, बॉन्ड भरा तो आपने क्या किया, अपने आप को ऑब्लाइज कर लिया, बाध्य कर लिया कि अब आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर आप 3 साल के पहले, वो मतलब कंडीशन क्या हो गई करने की, कि आपको 3 साल तक काम करना है, नहीं छोड़ सकते। अगर आपने उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो जो बाध्यता थी, जो ऑब्लिगेशन थी आपके ऊपर, वो क्या हो गई, शून्य हो गई। अब आपने उसको तोड़ दिया, आपने खत्म कर दिया, मतलब शून्य हो गई। तो अब जो बॉन्ड भरा था, सपोज करो आपने, उन लोग कंपनी ने आपसे 50,000 रुपए भरवाए थे, तो वो आपने कंडीशन फुलफिल नहीं की,
तो बाध्यता शून्य हो गई, वॉइड हो गई, तो अब वो 70,000 रुपीज या जितने भी 50,000 रुपीज जो कंपनी ने भरवाए थे वो कंपनी क्या कर लेगी, अपने पास रख लेगी। तो बंधुपत्र देख रहे थे हम, है ना। हाँ, तो बॉन्ड क्या होता है कि हमने कोई भी कंडीशन, दो पार्टीज ने आपस में एक बॉन्ड बना लिया और उसमें कुछ कंडीशन रख दी कि आपको ऐसा काम करना है या आपको ऐसा काम नहीं करना है, और आप सामने वाली पार्टी ने उस कंडीशन से अपने आप को बांध लिया कि ठीक है मैं ऐसा करूंगा या मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो जैसे ही वो उस कंडीशन को तोड़ेगा तो वो जो बाध्यता है वो कैसी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्लियर हुआ? ये जनरल लैंग्वेज में समझ में आ गया बॉन्ड। अब देखिए इसकी डायरेक्ट की लैंग्वेज तो आपको इजीली समझ में आएगी। बंधपत्र के अंतर्गत ऐसी कोई लिखत आती है। लिखत मीन्स इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मीन्स एक डॉक्यूमेंट जिस पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं। कोई भी कागज जिस पर हमने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी है, जिसकी जो वैल्यू है वो लीगलिटी मतलब लीगल वैल्यू का वो फॉर्म है, तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे एनआई एक्ट में, ठीक है। तो ऐसी कोई लिखत या इंस्ट्रूमेंट आती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य को, देखो ऐसे लिखत में, ऐसे डॉक्यूमेंट में क्या कर रहा है, कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को धन देने के लिए, कुछ पैसे देने के लिए अपने को इस शर्त पर बाध्यता के अधीन कर लेता है। मतलब वो ये चीज बॉन्ड में क्या कर रहा है, लिख रहा है एक कंडीशन लगा करके कि ठीक है मैं ये कंडीशन मान रहा हूं, इस शर्त पर अपने आप को क्या कर रहा है, बाध्य कर लेता है कि यदि कोई विनिर्दिष्ट कार्य किया जाए या ना किया जाए। अब जो कंडीशन है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, मतलब कुछ कार्य करने के लिए भी हो सकती है और कुछ कार्य ना करने के लिए भी हो सकती है, ठीक है। तो कोई एक एक्ट है, कोई कार्य है, उसको करने या ना करने के लिए जैसी भी स्थिति हो तो यह बाध्यता शून्य हो जाएगी। जैसे मैंने कंपनी वाला एग्जांपल दिया कि कंपनी वालों ने एक कैंडिडेट से बॉन्ड भरवाया कि 3 साल तक आप हमारे यहाँ काम करेंगे। यदि 3 साल के पहले आपने जॉब छोड़ी तो आप बॉन्ड भर के दीजिए कि 50,000 रुपए ये जो आप से भरवा रहे हैं, ये 50,000 रुपए आपके क्या हो जाए, ये लैप्स हो जाएंगे। क्योंकि आपने, अगर आपने हाँ कर दिया, आपने बॉन्ड भर दिया, तो मतलब आपने उस बॉन्ड के जरिए क्या करा, अपने आप को ऑब्लाइज कर लिया कि जो कंडीशन कंपनी रख रही है आपके सामने कि आप 3 साल के पहले नहीं छोड़ेंगे, तो आपने हाँ कर दिया कि हाँ हम 3 साल के पहले नहीं छोड़ेंगे। और आपने कुछ धन देने का वादा कर दिया कि यदि मैंने 3 साल के अंदर जॉब छोड़ी तो ये जो पैसे हैं ये मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। आपने अपने आप को क्या कर लिया, ऑब्लाइज कर लिया। तो यही बंधपत्र होता है। क्लियर हुआ या और समझाना है? सभी को क्लियर हो गई बॉन्ड की डेफिनेशन? हाँ जी मैम। यस मैम। नहीं आ रही। क्या बोल रहे हैं? ये हुंडी जो है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है? हुंडी जो है बिल ऑफ एक्सचेंज में है। अभी आपको पहले ये जो बॉन्ड समझाया ये समझ में आ गया, बंधपत्र? आवाज कट रही है। मैसेज चैट बॉक्स पे टाइप करके बता दीजिए। आवाज बहुत कट रही है आपकी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। यहाँ टाइप कर दीजिए सूर्यमणि जी। देखिए मैंने आपको मैसेज किया, बॉन्ड क्लियर है, साइड में आया होगा। आगे बढ़े। यस मैम, ओके। फिर देखिए
बॉन्ड हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ठीक है। देन इट डिफेंडेंट, प्रतिवादी। तो प्रतिवादी में इसमें क्या बताया गया है, एक मिनट स्क्रीन शेयर कर दो। देखिए प्रतिवादी में इसमें बताया गया है कि प्रतिवादी के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो प्रतिवादी के अंतर्गत दो लोग बताए हैं इन्होंने। पहला, वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से प्रतिवादी यह दायित्व व्युत्पन्न करता है कि उस पर वाद लाया जा सके। मतलब ऐसा कोई पर्सन आता है जिससे या जिसके माध्यम से प्रतिवादी पर यह दायित्व व्युत्पन्न करता है कि उस पर वाद लाया जा सके। एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom a defendant derives his liability to be sued, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कोई पर्सन हो सकता है या उस पर्सन के बिहाफ में कोई ऐसा थर्ड पर्सन हो सकता है जिसके ऊपर लाइबिलिटी वो ड्राइव कर रहा है कि उसके ऊपर वाद लाया जा सके, ठीक है ना। एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom a defendant derives his liability to be sued। देखिए इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। ये जो पॉइंट इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट डिफेंडेंट या प्रतिवादी। प्रतिवादी एक ऐसा व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से प्रतिवादी यह दायित्व व्युत्पन्न करता है कि उस पर वाद लाया जा सके। मतलब जो पर्सन, जो डिफेंडेंट, इस सेक्शन में जिस पर्सन को डिफेंडेंट मान रहे हैं वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास वो राइट आ रहा है, वो लाइबिलिटी आ रही है, दायित्व आ रहा है वादी होने का। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिंदू विधि के अंतर्गत बात करें, मिताक्षरा लॉ के अंतर्गत यदि हम बात करें, तो जो अनबॉर्न पर्सन होता है, न्यूली बॉर्न पर्सन होता है, जो नवजात शिशु होता है, तो आपने देखा होगा जैसे ही कोई बच्चा परिवार में पैदा होता है तो उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाता है प्रॉपर्टी का, उसके दादाजी की। मतलब उसके जो दादाजी की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का आगे होने वाला हकदार कौन है? वो छोटा सा बच्चा। तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चा है कल के दिन इसके पास ये प्रॉपर्टी आएगी और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है और उसमें वो डिफेंडेंट मतलब उसके अगेंस्ट अगर कोई पार्टी आती है तो ये जो बच्चा है ये कौन सा दायित्व इसके प्रति कौन सा आएगा? डिफेंडेंट का ही आएगा ना। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी उसके दादाजी की है। यदि कोई वाद उसके दादाजी के अगेंस्ट दायर करेगा और उसके दादाजी एक्सपायर हो जाते हैं तो ये जो राइट है ये इसको मिल जाएगा, है ना। इसका दायित्व क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास? उस सन के पास, जो न्यूली चाइल्ड है उसके पास हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका यही मतलब है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो ऐसा व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से प्रतिवादी द्वारा दायित्व व्युत्पन्न करता है कि उस पर वाद लाया जा सके। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल था। तो इस सेक्शन के अंतर्गत एक्चुअली में बात हो रही है उस पर्सन की, हर उस पर्सन की हु एक्वायर्स एन इंटरेस्ट बाय डिवोल्यूशन और अदरवाइज, जिस व्यक्ति को हस्तांतरण द्वारा कोई राइट मिल रहा है जिसके जरिए वो डिफेंडेंट की कैटेगरी में आ रहा है तो वो डिफेंडेंट है।
क्लियर है ये बात? ये एग्जाम्पल से समझ में आया आपको? मतलब पहले डिफेंडेंट कोई और था, लेकिन जो डिफेंडेंट था, तो जिस मैटर से रिलेटेड वो डिफेंडेंट था, यदि वो ट्रांसफर कर दिया गया राइट किसी और के पास, तो वो जो ट्रांसफर कर दिया गया, तो जो वो पर्सन है, थर्ड पर्सन जिसके पास ट्रांसफर हुआ, वो डिफेंडेंट है। क्लियर है? नॉर्मल डिफेंडेंट या प्रतिवादी कौन होता है? जिसके अगेंस्ट वाद लाया जाता है। ये तो सबको पता है ना? हाँ या ना बोलते जाइए, नहीं तो यस मैम, आएगा। यस दो मैम, पार्टीज होती हैं सिविल सूट्स में, दो पार्टीज होती हैं, एक प्लेंटिफ, एक डिफेंडेंट। प्लेंटिफ या वादी वो व्यक्ति होता है जो वाद लाता है, जो सूट फाइल करता है। ठीक है, जो सूट फाइल करता है वो प्लेंटिफ होता है, वादी। जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया गया है वो प्रतिवादी होता है, डिफेंडेंट। इतना पॉइंट क्लियर है? तो मेन दो पार्टीज होती हैं, वादी और प्रतिवादी। सूट फाइल करने वाली पार्टी कहलाती है प्लेंटिफ, वादी, और जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया गया है वो कहलाती है प्रतिवादी, डिफेंडेंट। तो ये तो सिंपल सीपीसी में दो पार्टीज है, लेकिन लिमिटेशन एक्ट में हम थर्ड पर्सन को इंक्लूड कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो पार्टी सूट फाइल कर रही है या जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जा रहा है, वो तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है ही, लेकिन अगर हम डिफेंडेंट की बात करें तो डिफेंडेंट में वो पर्सन के अलावा जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जा रहा है, वो सारे पर्सन्स भी आ जाएंगे जो इस डिफेंडेंट से बाद में राइट जो लाइबिलिटी जो है ले लेंगे, एक्वायर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रतिवादी है जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया गया है, यदि वो प्रतिवादी मर जाता है, ठीक है, अगर वो मर गया तो उसके मरने के बाद उसकी जगह पे कोई ना कोई तो आएगा। तो कौन आएगा? तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई वादी या प्रतिवादी मर जाता है तो उसका लीगल है, विधिक वारिस या विधिक प्रतिनिधि आता है। तो वो जो विधिक प्रतिनिधि है, वो पर्सन, वो भी क्या कहलाएगा? डिफेंडेंट ही कहलाएगा, है ना? क्योंकि उसने उसकी जगह ले ली है। अब उसकी जगह पे वाद लाने का जो दायित्व है वो उसके ऊपर आ गया है, तो वो उसका बेटा होगा लीगल हेयर में। अगर उसका बेटा नहीं है तो उसकी बेटी है, तो वो होगी, उसकी वाइफ हो सकती है, कोई भी लीगल हेयर हो सकता है जो उसका विधिक वारिस है। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस मैम, यस मैम। ठीक, अब नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट बताया है प्रतिवादी वाले में, वो देखिए, वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व प्रतिवादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। सेम एप्लीकेंट जैसा, सेम पॉइंट है। एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफेंडेंट एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। अब यदि जो भी डिफेंडेंट है उसकी प्रॉपर्टी का यदि किसी को एग्जीक्यूटर नियुक्त किया गया था, एडमिनिस्ट्रेशन किसी को सौंपा गया था, या वो मर गया है, तो उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन होंगे? सब डिफेंडेंट कहलाएंगे। क्लियर? अब डिफेंडेंट के साथ हम यहीं पर क्या पढ़ लेंगे? प्लेंटिफ पढ़ लेंगे, है ना? ई के साथ आई पढ़ेंगे, प्लेंटिफ। तो देखिए, प्लेंटिफ इंक्लूड सेम चल रहा है, बस डिफेंडेंट है तो लाइबिलिटी आ रही है, क्योंकि डिफेंडेंट पे क्या होता है? दायित्व होता है। डिफेंडेंट जो प्रतिवादी होते हैं उनकी लाइबिलिटी होती है, और जो सूट फाइल करने वाला व्यक्ति है उसके पास अधिकार होता है ना। जिसके पास राइट है किसी चीज को क्लेम करने का, तो उसके पास राइट है। तो राइट किसके पास होता है? जो दावा करता है। तो प्लेंटिफ के पास राइट होता है, और जिसको डिफेंस करना है उसकी लाइबिलिटी बन जाती है कि भाई उसको प्रूव करना है लाइबिलिटी अपनी, कि भाई मैं ऐसा नहीं है। तो अब देखो, प्लेंटिफ इंक्लूड्स एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom a plaintiff derives his right to sue। अब यहाँ पे जो वादी है, तो नॉर्मल तो वादी कौन है? जैसे मैं हूं, मेरी कोई प्रॉपर्टी थी, अंशिका ने उस पर कब्जा कर लिया। अब मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? अंशिका के ऊपर सूट फाइल करूंगी। तो मैं कौन हूँ? प्लेंटिफ हूँ, क्योंकि मैं सूट फाइल कर रही हूँ, तो मैं प्लेंटिफ हूँ। तो नॉर्मल तो मैं प्लेंटिफ हूँ क्योंकि मेरी जमीन थी, किसी ने कब्जा कर लिया, तो मैं सूट फाइल कर रही हूँ। अब लेकिन यहाँ पर बात हो रही है ऐसे पर्सन की जो मुझसे या मेरे माध्यम से ये जो सूट फाइल करने का राइट जो मेरा है ना, मेरा ये राइट जो है कोई और ड्राइव कर लेगा। तो वो कोई और कौन हो सकता है? अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे मरने पर या तो मेरा कोई बेटा होगा या बेटी होगी, तो वो राइट उसको मिल जाएगा सूट फाइल करने का, है ना? या मेरे पति होंगे तो उनको मिल जाएगा। तो जो भी, या फिर मैं अपना राइट ट्रांसफर कर दूं, कभी कभी राइट ट्रांसफर भी कर दिए जाते, जैसे जिस प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा था,
है ना। वैसे तो जो विवादित संपत्ति होती है वो कभी ट्रांसफर होती नहीं है, लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं कि लीगली तरीके से हमने उस प्रॉपर्टी को बाकायदा कोर्ट की परमिशन से विथ प्रोविजंस, कहीं कहीं पर कुछ प्रोविजंस होते हैं कि कब आप, या कोर्ट से ही हमने ऑर्डर निकलवा लिया कि सर पहले तो आप इस पर्टिकुलर मैटर को डिसाइड कर दो, तो कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन पे अगर डिसीजन आ गया कि ये पोर्शन तो आपका है, तो मैंने वो पोर्शन यदि किसी को बेच दिया, तो अगर मैंने ट्रांसफर कर दिया है तो वो राइट क्या हो गया, उसके पास ट्रांसफर हो गया। तो बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे सीपीसी में आते हैं ट्रांसफर वाले, जब हम डीप में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि कब कौन कौन सी कंडीशन है जब ट्रांसफर हो जाती है। तो यदि मैंने राइट ट्रांसफर कर दिया, अपने कुछ इंटरेस्ट से रिलेटेड राइट किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, और कल के दिन उस पर कोई विवाद होता है, तो अब वो पार्टी भी क्या है, प्लेंटिफ है। तो मेरे अधिकार यदि किसी और के पास पहुंच गए, कौन से वाले, किससे रिलेटेड, सूट फाइल करने से रिलेटेड, तो वो प्लेंटिफ है, वो हर व्यक्ति। ठीक है, क्लियर है। सेम यही Yes, चीज ma'am. डिफेंडेंट के साथ है, यही चीज प्लेंटिफ के साथ है। बस अंतर क्या है कि प्लेंटिफ के पास अधिकार होता है, इसलिए वो अधिकार को क्या करता है, अधिकार ड्राइव करता है, और जो डिफेंडेंट होता है उसकी लाइबिलिटी होती है, इसलिए जो थर्ड पर्सन है वो डिफेंडेंट की लाइबिलिटी वो कर लेता है, क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। फिर इसका भी सेकंड पॉइंट वही सेम है, any person whose estate is represented by the plaintiff as executor, administrator or other representative, वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व वादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। तो अब देखो, एप्लीकेंट में सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, क्या, पिटीशनर, अर्जीदार। बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं वो तीनों में सेम है, बस अर्जीदार आवेदक की जगह उसमें आवेदक वर्ड यूज है, डिफेंडेंट की जगह डिफेंडेंट वर्ड यूज है, प्लेंटिफ की जगह प्लेंटिफ वर्ड यूज है। बाकी 2 पॉइंट्स जो है वो तीनों में सेम है, तो याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं जानी है, बस ध्यान रखना है थोड़ा सा। क्लियर है, एप्लीकेंट, डिफेंडेंट और प्लेंटिफ, ये तीनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम चल रही है। बस एप्लीकेंट में एक एक्स्ट्रा है, अर्जीदार, पिटीशनर, प्लस एप्लीकेशन वाले में आपको एप्लीकेंट वर्ड यूज करना है, डिफेंडेंट में डिफेंडेंट और प्लेंटिफ में प्लेंटिफ। बाकी पर्सन वो लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। क्लियर है ना, हो जाएगी याद, कोई दिक्कत तो नहीं। Yes, ma'am. हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट डिफेंडेंट हो गया। अब है ईजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। इसको समझ लो अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, ईजमेंट या हम जिसको बोलते हैं सुखाचार, हिंदी में क्या बोलते हैं, सुखाचार। तो ये जो ईजमेंट होता है, एक्चुअली में ईजमेंट का मतलब होता है किसी और की संपत्ति पे हम अपने बेनिफिट्स के लिए कुछ राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं। जैसे हम जहां रहते हैं, हम सबके पास क्या है, ईजमेंट के राइट है। जैसे हमारा घर है, तो हमारे घर में जो खिड़की बनी है, तो उस खिड़की से हमें हवा पानी लेने का अधिकार है। तो अब यदि वो हमारी खिड़की बनी है और उस खिड़की के बाजू से यदि कोई सामने वाला अपना मकान खड़ा कर ले, तो वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारा ईजमेंट का राइट है कि हमें हवा और पानी का अधिकार है। अब हम ये क्लेम कर सकते हैं कि आप इसलिए अपना मकान यहाँ पे खड़ा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पूरे मकान में और कोई जगह ही नहीं है जहां से हवा पानी आती है, हमारी खिड़की तो सालों से यहाँ बनी है। अब आप ये जो है, यहाँ से आप दीवार नहीं उठा सकते। अगर आप दीवार चिपका के उठा लेंगे तो हमारी हवा आनी बंद हो जाएगी, हमारा जो है रोशनी आना बंद हो जाएगी। तो ये होते हैं ईजमेंट के कुछ राइट्स। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए, एक टर्म होती है प्रॉफिट ऑफ प्रेंडरे, इसको हिंदी में बोलते हैं लिखा था मैंने, कहाँ गया, परस्व भोग। हिंदी में क्या बोलते हैं, परस्व भोग। ये एक राइट होता है जो ईजमेंट से मिलता जुलता राइट होता है, लेकिन ईजमेंट नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो, द पर्सन, द राइट ऑफ पर्सन टू शेयर इन द लैंड ओन्ड बाय एनोदर। ऐसी भूमि जो किसी और की भूमि है,
उसकी भूमि में से कुछ चीज शेयर करना या लेना, ये राइट को बोलते हैं प्रॉफिट ऑफ प्रेंडरे। क्या बोलते हैं? परस्व भोग। A profit of prende enables a person to take part of the soil or produce of land that someone else own। किसी और व्यक्ति की जमीन से मिट्टी ले लेना या उसकी उपज ले लेना, या किसी और व्यक्ति की जमीन है उसमें से कोई भी मिनरल्स वगैरह लेने का अधिकार। मतलब संपत्ति हमारी नहीं है, प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, प्रॉपर्टी किसी और की है, लेकिन उस प्रॉपर्टी में से हम सॉइल ले रहे हैं, उस प्रॉपर्टी में से हम प्रोड्यूस ले रहे हैं, उस प्रॉपर्टी में से हम सपोज करिए मछली वगैरह पकड़ रहे हैं, मतलब तालाब किसी और की जमीन पर बना हुआ है लेकिन हम वहां पे जाके फिशिंग कर रहे हैं, तो ये राइट्स क्या कहलाते हैं? प्रॉफिट ऑफ प्रेंडरे। तो ये होते हैं, लेकिन ये राइट्स ईजमेंट के राइट से थोड़े डिफरेंट होते हैं। इट इज अ राइट टू टेक फ्रॉम द लैंड एज in the mining of minerals and is therefore distinguishable from an easement, which is a non-possessory interest in land generally giving a person a right of way on the property of another। तो easement वाले right कैसे होते हैं कि ये possession वाले नहीं होते हैं, मतलब इस पे आप possession नहीं करते हो, सिर्फ अधिकार जताते हो कि भाई हमें रास्ते का अधिकार है। अब हम कहीं पर रह रहे हैं और पड़ोसी भी हमारे रह रहे हैं, और वहां से अगर सपोज करिए कुछ घर ऐसे होते, कभी कभी मकान ऐसे बने होते हैं कि पड़ोसी को आपके यहाँ से निकलते हुए जाना पड़ता है। गांव वगैरह में ये चीजें ज्यादा चलन में होती हैं, जैसे खेत है ना, खेत बने होते हैं, तो क्या होता है 2-4 किसान है, उनके खेत जो है कैसे बने हुए, पास पास बने हुए, बिल्कुल लगकर बने हुए। तो अब एक किसान को अगर अपने खेत पे जाना है, जैसे सपोज करो आगे एक पर्सन है, उसका आगे साइड खेत है, बी एक पर्सन है, उसका खेत कहाँ है, ए के खेत के पीछे है, फिर सी एक पर्सन है, उसका खेत कहाँ है, बी के खेत के पीछे है, मतलब ऐसे लाइन से खेत बने हुए हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक। तो अब जो बी पर्सन है उसको अपने खेत पे जाना है, तो वो कैसे जाएगा? उसको पहले एक खेत में से जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, तब वो अपने खेत में जा पाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है ईजमेंट का राइट। तो अब ए को उसको अपने खेत में जाने के लिए अपने खेत से निकलने का रास्ता तो देना पड़ेगा, ए मना नहीं कर सकता। ठीक है ना, ये होता है ईजमेंट का राइट। तो प्रॉफिट ऑफ प्रेंडरे और ईजमेंट का राइट का समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ वो रास्ता मांग रहा है कि निकलने का अधिकार। वो ये नहीं कह रहा कि इस पे हमें पोजेशन दे दो, वो कह रहा है कि हाँ जमीन तुम्हारी है भाई, लेकिन मुझे निकलने के लिए जगह दे दो। तो ये है ईजमेंट का राइट। वो ना तो उस जमीन में से कुछ ले रहा है, ना वो पोजेशन कर रहा है, तो ये क्या होता है, नॉन पोजेशनरी राइट। लेकिन जो प्रॉफिट ऑफ प्रेंडरे है, जो अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा, वहां पे वो क्या कर रहा है, वो दूसरे की संपत्ति से कुछ ले रहा है, मतलब पोजेशन कर ले रहा है। अगर तुम उसके खेत से मिट्टी ले लो तो मतलब तुमने क्या करा, पोजेशन में ले ली ना वो चीज उसकी। तो प्रॉफिट ऑफ प्रेंडरे कैसा राइट होता है, पोजेशन में ले लेना। अब ये जो दो टर्मिनोलॉजी है, ये मैं तुम लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ईजमेंट की जो डेफिनेशन लिमिटेशन में दी गई है वो काफी वास्ट है। इन्होंने ईजमेंट के अंदर ये प्रॉफिट ऑफ प्रेंडरे को इंक्लूड किया है लिमिटेशन एक्ट के लिए। ईजमेंट जो है, तो ईजमेंट में जो नॉन पोजेशनरी वाले अधिकार है वो तो है ही, साथ साथ इन्होंने क्या किसको इंक्लूड कर लिया है, प्रॉफिट ऑफ प्रेंडरे को भी इंक्लूड कर लिया। देखो डेफिनेशन पढ़ो, दो चीजों में पहले ये बताओ, दो चीजों में अंतर क्लियर हो गया? सभी लोग बताइए। यस मैम। पक्का? प्रॉफिट ऑफ प्रेंडरे एंड ईजमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया ना? यस मैम। ठीक, अब देखिए, अब पढ़ते हैं हम डायरेक्ट प्रोविजन ईजमेंट की। अंशिका रीड तो करो जरा बेटा। Includes a right not arising from contract by which one person। ईजमेंट से पढ़ के धीरे धीरे आराम से पढ़ो। अच्छा ओके मैम। Includes a right not arising from। तो बोलो। अच्छा, easement includes a right not arising from contract by which one person is। रुक जाओ। सबसे पहले कॉमा तक ही पढ़ना है। ईजमेंट इंक्लूड्स राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले तो मेन चीज यही है इसमें, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यहीं से बन जाएगा। ईजमेंट कैसा राइट है,
ईजमेंट एक ऐसा राइट है जो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। जो बी है, बी पर्सन अपने खेत में जाने के लिए ए से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा कि भाई एग्रीमेंट बना लो मुझे अपने खेत पे जाने के लिए तुम 4 साल तक जाने दोगे। ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स नहीं है, ठीक है ना। तो ईजमेंट इंक्लूड्स अ राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। सुखाचार के अंतर्गत आता है संविदा के उद्भूत न होने वाला अधिकार। मतलब ये जो राइट है ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं, किसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हमने ये राइट नहीं लिया है, ठीक है ना। तो संविदा के उद्भूत न होने वाला अधिकार, ये संविदा से उद्भूत नहीं हुआ है। फिर क्या है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य की मृदा के किसी भाग को, मतलब कोई व्यक्ति, एक कोई व्यक्ति है वो किसी अन्य की, मतलब किसी अदर पर्सन की मृदा मतलब मिट्टी के किसी भाग को या किसी अन्य की भूमि में उगी हुई या उससे संलग्न या उस पर अस्तित्ववान किसी चीज को हटाने और अपने लाभ के लिए विनियोजित करने का हकदार होता है। मतलब ये एक ऐसा राइट है जो संविदा से उत्पन्न नहीं हुआ है, और इस राइट के जरिए जो पर्सन है उसको देखो कितना अधिकार है, उसको इतना अधिकार है कि वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी से कुछ मिट्टी का कोई भाग ले सकता है, उसकी भूमि में कोई उगी हुई फसल है उसको वहां से हटा सकता है, उससे संलग्न, संलग्न मतलब जुड़ी हुई, उस सामने वाले की प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई या उस पर अस्तित्ववान, अस्तित्ववान मतलब वहां पे एग्जिस्ट है कोई चीज, सपोज करो वहां पे रखा हुआ है कुछ सामान या कुछ भी है, तो उसको किसी चीज को हटाने, तो वहां से उसको हटाने प्लस उसको अपने लाभ के लिए विनियोजित करने का अधिकार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की भूमि है, किसी की भूमि में तालाब बना हुआ है, भाई तालाब तो प्राइवेट भी होते हैं, भाई पॉन्ड जो है कोई भी बनवा सकता है, नदी कोई नहीं बनवाता, नदी बहती हुई होती, लेकिन तालाब वगैरह जो है, लेक वगैरह जो है जहाँ पानी भरा हुआ रहता है वो कोई भी बनवा सकता है। सपोज करो है भाई कोई करोड़पति आदमी, उसने बनवा करके रखा है पॉन्ड तालाब वगैरह, तो अब उस तालाब में यदि कोई पर्सन क्या करने लगा, फिशिंग करने लगा, तो वो उसका कैसा राइट है, ईजमेंट का राइट बन गया भाई, क्योंकि राइट ऑफ फिशरी इमूवेबल राइट भी होता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे, है ना। तो कई सालों से सपोज करो वो, मतलब अब भाई तालाब आज के जमाने में तो कोई बनवाता नहीं है, तालाब वाला आप तो पुराने जमाने में बनवाए थे, राजा महाराजाओं ने, बने हुए हैं आज भी। तो लेकिन क्या हुआ, वो तालाब जो बनवाए जाते थे तो राजा बनवाते थे, तो वो राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी होती थी, लेकिन उसको यूज सबको करने दिया जाता था। तो अब सपोज करो कोई तालाब बहुत पुराने टाइम से बना हुआ है, और उस तालाब में बहुत पुराने टाइम से एक परिवार था जो फिशिंग वगैरह करता था, तो अब उसका परिवार में काम ही वही है, फिशिंग करने का, और पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब पहले उसके पापा करते थे, दादाजी फिशिंग करते थे, फिर उसके पापा करने लगे, फिर उसके लड़के करने लगे, अब वो राजा भी मर गए, राजा के वंशज आ गए, और यहाँ पे से जो फिशिंग करने वाला अधिकार है वो व्यक्ति कर रहा है। अब ये जो राजा के वंशज है, मतलब राजा की भी पीढ़ी चल रही है, अब उसमें से कोई पर्सन इनको रोकने लगे कि ए हटो, ये हमारे परदादा ने तालाब बनवाया था, तुम यहाँ से मछली नहीं पकड़ोगे, तो क्या वो मना कर सकता है? वो मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका वो ईजमेंट का राइट है, वो बहुत टाइम से चला, मतलब एक्चुअली में वो कौन सा राइट है, ईजमेंट का राइट है, जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने बेनिफिट के लिए वहां से बहुत लंबे टाइम से मछलियां पकड़ता था, तो वो एक्चुअली में, सॉरी ईजमेंट नहीं, प्रॉफिट ऑफ पेंड्रे वाला राइट है। क्यों? क्योंकि वो उसकी भूमि से मछली निकाल रहा है, मतलब अपने पोजेशन में ले रहा है ना चीज, तो अपने पोजेशन में लेने वाला राइट कौन सा है, प्रॉफिट ऑफ पेंड्रे। तो ये जो प्रॉफिट ऑफ पेंड्रे का राइट है वो लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंतर्गत ईजमेंट का राइट माना गया है, ठीक है। देखो, ईजमेंट इंक्लूड्स अ राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिमूव, हटा सकता है, एंड अप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन यूज। ये दो वर्ड याद रखना, क्या क्या अधिकार है, एक तो उसको चीजें हटाने का अधिकार है और उसको अपने खुद के लिए यूज करने का अधिकार है। अप्रोप्रिएट फॉर हिज ओन प्रॉफिट एनी पार्ट ऑफ द सॉइल, अपने खुद के यूज के लिए किसी सॉइल के या किसी मिट्टी के भाग को यूज करना, बिलोंगिंग टू एनोदर और एनीथिंग ग्रोइंग इन और अटैच्ड टू और सबसिस्टिंग अपॉन द लैंड ऑफ एनोदर। क्लियर है? कोई डाउट इतने में? डेफिनेशन क्लियर हुई? जल्दी बताइए। Yes, ma'am.
यस मैम। सभी को क्लियर हो गई? Yes, ma'am. ये देखिए, Yes, ma'am. ये एक केस था दरबारी कुमार वर्सेस खत्री मैन, ठीक है। 1950 लिखना था, वो 150 लिख गया। आप लोग उसको 19 कर लीजिएगा, है ना। 1950 का केस है। तो इस केस में ये चीज बोली गई थी, अ प्रॉफिट ऑफ पेंड्रे सच एज अ राइट ऑफ फिशिंग इन एनोदर्स वाटर। मतलब ये जो हिंदी में इसको बोला जाता है पारस्य भोग। तो ये जो पारस्य भोग है, ये एक ऐसा अधिकार है जिससे किसी दूसरे के पानी में से मछलियों को पकड़ सकते हैं, इज एन ईजमेंट। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट पेंड्रे वाला राइट है वो ईजमेंट का राइट है। तो वो ये जो ईजमेंट का राइट है वो इस एक्ट के अंतर्गत, मतलब लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत, इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसको ईजमेंट का राइट बना दिया विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, तो प्रॉफिट पेंड्रे वाला राइट इस एक्ट के लिए ईजमेंट का राइट है। ये किस केस में कहा गया? दरबारी कुमार वर्सेस खत्री मैन। ये याद रखना है, ये वाला पॉइंट यहां से निकल के आया है। अंडर दिस क्लॉज easement would include not only a profit a pendre appurtenant but also a profit a pendre in gross। मतलब इस क्लॉज के अंदर जो हमने डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा है, तो इसमें सिर्फ अनुलग्न वर्ड आया है ना एक जगह पे, मतलब अनुलग्न, तो किसी मतलब भूमि से जुड़ा हुआ कोई भाग। तो यहाँ पे जो ईजमेंट जो किसी भूमि से जुड़ा हुआ सिर्फ वो ही शामिल नहीं है, मतलब ग्रॉस तरीके से पूरा, मतलब उसकी मिट्टी भी उठा लो, उसकी फसल भी उठा लो, उसकी चीज भी हटा दो, खुद के लिए यूज भी कर लो, पूरी तरीके से, है ना, ग्रॉस तरीके से यूज। क्लियर है? कोई डाउट इतने में? बताइए, जल्दी बताइए। Oh, ma'am. ठीक है, मैम अब एक काम करते हैं कि टाइम काफी हो चुका है, बाकी की डेफिनेशंस को कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। Okay, ma'am. इतनी डेफिनेशंस क्लियर हो गई ना सबको अच्छे से? Yes, ये सारी ma'am. डेफिनेशंस कल याद यस रखना मैम। आप लोग, ठीक है। ये जितनी आज Okay, हमने ma'am. पढ़ी है ये सारी एक डेफिनेशंस याद चीज रखना। में, हाँ बताइए, Yes, ma'am. पूछिए। ये हटाने का अधिकार जो है मैम, हाँ, तो इसमें क्या क्या हटा सकते हैं, ये थोड़ा जी। अरे हटाने का अधिकार का तो जिसे इसमें तो इन्होंने अगर बता दिया, कोई अरे संपत्ति है उस, नहीं नहीं नहीं, ये वो वैसा वाला नहीं है। किसी की संपत्ति से कुछ चीज हटाने का मतलब, जैसे सपोज करिए कि माइंस सुनी होंगी आपने, खदानें। तो खदानों में से मिनरल्स वगैरह निकालते हैं ना, तो जैसे खदान है, खदान में से मिनरल्स वगैरह निकालना है, इसमें वर्ड भी तो यूज आया है यहाँ पर। ये सब रिमूव एंड अप्रोप्रिएट ऑन हिज ओन पार्ट ऑफ द बिलोंगिंग टू अनदर एनीथिंग ग्रोइंग इन, कोई भी ऐसी चीज जो किसी की जमीन पे ग्रो कर रही है, मतलब फसल वगैरह, ठीक है, तो फसल वगैरह के लिए यूज किया है। फिर और अटैच टू, अब कोई मशीनरी वगैरह है बहुत टाइम से लगी हुई है, अगर वो किसी मशीनरी वगैरह तो नहीं आएगी इसमें, ये जो हमने स्क्रीन शेयर की थी इसमें दिया हुआ था, ये देखिए। ये लिखा हुआ है इसमें, इट इज अ राइट टू टेक फ्रॉम द लैंड एज इन द मीनिंग ऑफ मिनरल्स। मतलब कोई भी माइन वगैरह जो मिनरल्स वगैरह निकालते हैं खदानों में से, तो ये सब चीजें निकालने की बात हो रही है, रिमूवल की बात हो रही है, ठीक है। ओके मैम, थैंक ओके, ओके। चलिए तो फिर कल क्लास में फिर से कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट। Good night, ma'am.